तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। तो आज हम लेकर आए हैं एक बार फिर से साइंस के 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का दूसरा पार्ट। और जो कल एक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी आपको बहुत ही शानदार 15 एमसीक्यू कराए थे साइंस के, और आज एक उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं 15, जो कि इसमें रसायन से जुड़े हुए हैं। रसायन विज्ञान के 15 क्वेश्चन। कल भौतिक विज्ञान से 15 क्वेश्चन करवाए थे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा करते रहना है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं इसमें ये जो हमारी श्रृंखला रहेगी, ये यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। किससे लेपित होते हैं? विकल्प देख लेते हैं। टेफलॉन, पीवीसी, काले रंग से। तो जो रसोई में बर्तनों का इस्तेमाल होता है, आजकल इनका प्रचलन बढ़ गया है, ये किससे लेपित होता है? टेफलॉन से। नॉन स्टिक जो तवा वगैरह आता है, ये किससे होता है? टेफलॉन से। तो ये टेफलॉन आपका ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टेफलॉन। अच्छा, इसकी खूबी क्या होती है? ये एक्चुअली होता क्या है, ये क्या होता है, ये संश्लेषित फ्लोरोबहुलक होते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित फ्लोरोबहुलक होते हैं। कौन? टेफलॉन। और ये क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं, ठीक है, विद्युत के कुचालक भी होते हैं। होता क्या है कि जैसे टेफलॉन लेपित कोई भी बर्तन है, अगर टेफलॉन लेपित कोई भी बर्तन है तो विद्युत कुचालक भी होगी, वो विद्युत की कुचालक भी होगी। और साथ ही क्या होगा, उस पर ऊष्मा का या अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टेफलॉन, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन आपको बता दें, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, इसमें क्या होता है, परिवर्तन के बाद में कोई भी वस्तु होती है, वो परिवर्तन के बाद में पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती है ना, पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती। जब कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ कहेंगे रसायन विज्ञान में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी पदार्थ है तो अगर उस पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो वो पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाएगी। और भौतिक परिवर्तन जो होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर कारक को हटा दिया जाए, जो परिवर्तन का कारक है उसको अगर हटा दिया जाए तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प है आइसक्रीम का पिघलना, केक पकाना, पानी का भाप में परिवर्तन और बिजली के बल्ब का जलना। तो देखिए, अगर इसमें रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे, हमने अभी आपको बताया रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ जो होता है वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें देखिए आपका सही विकल्प जो होगा वो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केक का पकाना, ठीक है। केक पकाना काहे का उदाहरण हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरे का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परिभाषाएं दोनों याद रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें अगर परिवर्तन के कारक को हटा देते हैं, है ना, परिवर्तन के कारक को अगर हटा देते हैं तो पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन वाला कौन सा उदाहरण हो जाएगा? केक पकाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, यही तो परिभाषा है ना घनत्व की। तो इसमें देखिए, घनत्व किसका अधिक होता है? ठोस का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, ठोसों में घनत्व अधिक होता है, तरल में उससे कम होता है। अब इसमें विकल्प देख लेते हैं, तरल, गैसीय, ठोस। तो इसमें सबसे कम घनत्व की बात कर रहा है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गैसीय। गैसीय पदार्थों का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो आपका विकल्प जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए दूसरा भी वैसा ही क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं, ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। और होता क्या है, पसीना आ जाता है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, है ना, परीक्षा हाल में पसीना आ जाता है। इसमें होता क्या है, फिर वो चारों सही लगने लगते हैं ना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां ना बने, इस वजह से हमने ऐसे प्रश्नों को जगह दी है इस श्रृंखला में। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प। विकल्प है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन और पौधों में बाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना। तो हमने अभी क्या बताया था, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं पहुंच पाता है ना। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अगर कारक को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, यही तो बताया था ना अभी। तो इसमें देख लेते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में बाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। तो देखो, वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। ये तो देखिए फालतू विकल्प बढ़ाया गया इसमें, है ना। तो देखिए, ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वो कब परिवर्तित हो जाती है, कब परिवर्तित हो जाती है, कोई ना कोई निश्चित टेम्परेचर होता है ना किसी चीज़ का, कोई ना कोई निश्चित टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर पर वो चीज़ जो होती है जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, तो वो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे ना। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, गलनांक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। अब नाभिक है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये बंधा कैसे रहता है, एक जो नाभिक होता है, जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे बंधा रहता है। विकल्प देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय बल के कारण बंधा रहता है, कि दुर्बल नाभिकीय बल के कारण बंधा रहता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधा रहता है, या प्रबल नाभिकीय बल के कारण बंधा रहता है। तो आपने पढ़ा होगा नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिक के अंदर लगने वाले बल को, नाभिक के अंदर लगने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय बल। यही तो कहते हैं ना, नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल देख लेते हैं किसमें, विद्युत चुंबकीय बल तो नहीं होगा। ये देखिए दुर्बल नाभिकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, और प्रबल नाभिकीय बल है। तो देखिए ये हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, आपका आंसर जो विकल्प आपका डी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है। तो देख लेते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर और आइसोकोर, है ना। तो इसमें देखिए आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं, समस्थानिक को ही तो कहते हैं। इंग्लिश में दिए गए हैं, विकल्प लिखा हिंदी में है। आइसोबार किसे कहते हैं, संभारिक को। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप, है ना। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम किसके उदाहरण हैं, यही तो है इनका सूत्र, 1H1, 1H2, 1H3। 9th हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही तो फार्मूला होता है। अब देखिए ये समस्थानिक है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है, तो ये इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, आइसोटोप, या हिंदी में समस्थानिक। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, या ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो विकल्प कह रहा है गोल्डस्टेन ने की थी, या जे.जे. थॉमसन ने की थी, या चैडविक ने की थी, या
रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए रदरफोर्ड ने तो पूरे नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अगर बात करें चैडविक की, तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। किसकी? न्यूट्रॉन की। और अगर बात करें गोल्डस्टीन की, तो गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है ना? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और जे टॉमसन ही बचे हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसका हो जाएगा जे टॉमसन, है ना? जे टॉमसन या जे थॉमसन भी लिख के आ जाता है ना, थॉमसन भी लिख के आ जाता है। पता चला परीक्षा में आप कहें कि टॉमसन बताया था, है ना? तो थॉमसन या टॉमसन कुछ भी लिख के आ सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। रिवीजन हो गया है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें क्या हैं? क्या हैं अल्फा किरणें? जो अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा भी देखिए सही नहीं बना, जो अल्फा किरणें होती हैं ये क्या होती हैं? ये हीलियम के नाभिक ही तो होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। तो इसमें क्या होता है? खूब पढ़ा होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना? क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हीलियम के नाभिक होते हैं। तो देख लेते हैं विकल्प क्या कह रहा है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऋण आवेशित कण, हाइड्रोजन के नाभिक या हीलियम के नाभिक। तो क्या बताया? हीलियम के नाभिक, जिसमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये विकल्प आपका जो डी वाला है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा भी है ना? तो परमाणु सिद्धांत पूछ देता है ये, तो देखिए इंटर और हाई स्कूल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? देखिए रदरफोर्ड का अभी हमने आपको बताया, रदरफोर्ड किसके खोज करता थे? नाभिक के। ठीक है? डी ब्रोगली या डी आई मेंडलीफ आवर्त सारणी वाले। ठीक है? अब देखना है डी ब्रोगली और जॉन डाल्टन में। तो देखिए परमाणु सिद्धांत की अगर बात करेंगे, तो परमाणु सिद्धांत, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था आपका जॉन डाल्टन ने। जो आपका ए विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो परमाणु सिद्धांत क्या दिया था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो दिया था जॉन डाल्टन ने, वो क्या दिया था? इसमें क्या कहा था कि जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य जो है वो सूक्ष्म कणों से बना है ना? कोई भी द्रव्य है वो सूक्ष्म कणों से बना है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमाणु, एटम। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है ना? समझ में आ गया? आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ना? जो वैश्विक जो ताप वृद्धि हो रही है ना, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? देख लेते हैं। सीएनजी है या ग्रीन हाउस गैस है, पीएनजी है या ऑक्सीजन है? देखिए पहले आपको बता दें, सीएनजी अगर कभी भी हिंदी में लिख के आएगा तो क्या लिख के आएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना? ये सब चीज़ें याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा हाल में दिमाग इतना ज़्यादा चल नहीं पाता है ना। तो और ये है ग्रीन हाउस गैस। पीएनजी क्या होती है? पाइप्ड प्राकृतिक गैस कह लें या नेचुरल गैस। ठीक है? पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। और ऑक्सीजन दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है वही तो जिम्मेदार होगी ना। ग्रीन हाउस गैस आपकी जिम्मेदार होगी किस चीज़ के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक तो आपकी हो जाती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और कौन सी होती है? मीथेन हो जाती है। ठीक है? CFC हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी AC में होती है ना? और कौन सी हो जाती है? वाष्प हो जाती है। और क्या हो जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, देखिए गैस के नाम से ही आ जाता है। गैस के नाम विकल्प में दिए होते हैं और उसमें पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी जिम्मेदार है, या इसमें पूछ देगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, और वाष्प हो जाएगी, है ना? और अगर बात करें तो इसमें और हो जाएगा, जैसे ओजोन हो जाएगी, है ना?
O3, है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैस आपकी हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे कच्चे फल होते हैं इनको जैसे व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए, है ना, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जो लोग बेचने लगते हैं उनको क्या होता है, जल्दी तैयार चाहिए, है ना, जल्दी पकाना है। तो जल्दी पकाने के लिए क्या करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं ना, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। या जैसे कैल्शियम कार्बाइड, है ना, जो कैल्शियम कार्बाइड से जो मुक्त होती है ना एसिटिलीन, है ना, कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन होती है, इससे पकाते हैं। और किससे पकाते हैं, और चलिए विकल्प देख लेते हैं पहले। प्रोपेन है, एथिलीन है, मेथिलीन है, ईथेन है। ईथेन से नहीं पकाएंगे, मेथिलीन से नहीं पकाएंगे, प्रोपीन से नहीं पकाएंगे, तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, एथिलीन। आपका देखिए एसिटिलीन भी दे देता है कभी कभी, है ना। तो फलों को असमय पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं या एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन होती है उसका और एथिलीन का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, एथिलीन, बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो गैस की बात आई है तो याद कर लीजिए, रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विस्फोटक। इंटर में खूब ये चीज़ें रटी रहती थी, है ना। क्या, मीथेन मीथेन, है ना, कौन सी, रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील, है ना, अत्यधिक ज्वलनशील। खूब ये चीज़ जुबान पे पहले रटी रहती थी, है ना। रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक ज्वलनशील कौन सी गैस हो जाएगी, मीथेन हो जाएगी, है ना, जो कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। ये अंदर जो है विस्फोट कर देती है, जो कोयले की खान होती है उसमें विस्फोट हो जाता है। किसके कारण से हो जाता है, मीथेन के कारण से हो जाता है। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प हो जाएगा बी, मीथेन। अगला प्रश्न कह रहा है भारी जल नाभिकीय संयंत्र में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा होता है। भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O, ड्यूटीरियम बताया था ना अभी पीछे आया था, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटेनियम, है ना। तो देख लेते हैं, पेपर के कारखाने में, वाहन उत्पादक या चीनी के कारखाने में, या परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, है ना। भारी जल D2O ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है। शीतलक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ के रूप में, शीतलक के रूप में, है ना। D2O का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में, है ना। इसमें कभी कभी ये भी आ जाता है कि इसमें जैसे D2O में, एक सेकंड रुकिएगा, D2O में या ड्यूटीरियम ऑक्साइड में जो आपका जो सामान्य जल होता है, साधारण जल का कितना परसेंट होता है, जो साधारण आपका H2O होता है इसका कितना परसेंट होता है। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है यहाँ से, तो होता है 0.014%, है ना, 0.014% इसमें साधारण जल होता है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। अब देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न, ठीक है। अंतिम 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो विकल्प कह रहा है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम, है ना। तो देखिए होता क्या है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वतः ही तो किरणें उत्सर्जित करते हैं, स्वतः किरणें उत्सर्जित करते हैं। कौन सी किरणें होती हैं, रेडियो किरणें, है ना। रेडियो किरणें उत्सर्जित करते हैं, वही तो होते हैं ना रेडियोधर्मी पदार्थ, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ उनको कहते हैं, है ना। तो विकल्प क्या कह रहा है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम या कैडमियम। तो देखिए कैडमियम की होती हैं छड़ें,
न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग की जाती हैं। किसमें? कैडमियम की जो छड़ होती हैं, ये वाला छड़ नहीं होगा, है ना, नहीं तो आप कहेंगे हिंदी बहुत ख़राब है, ये वाला होगी, ये वाली छड़ हो जाएगी। तो ये कैडमियम की छड़ें किस में प्रयोग की जाती हैं? नाभिकीय संयंत्रों में, है ना, या न्यूक्लियर रिएक्टर कह देंगे इसको, है ना, रिएक्टर, है ना। तो इसमें नाभिकीय संयंत्रों में या न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले बता देते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प था वो आपका डी वाला जवाब कैडमियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये थी 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज रसायन विज्ञान से 15 प्रश्न उठाए थे और उसमें हर विकल्प की लगभग विस्तृत व्याख्या की थी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कैसी? महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये कलर देखिए, दिख नहीं रहा सही, है ना। अब आप इन प्रश्नों को संकलन करते रहिए। विज्ञान के अलग प्रश्न कराएंगे और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न रहेंगे वो अलग कराएंगे। तो इनका आप जो है संकलन करते रहिए, बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। और इन सबको दोस्तों तक जरूर पहुंचाते रहिएगा आप लोग। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए नियमित रूप से लाते रहेंगे, है ना, और लाने के लिए भी मोटिवेट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को खूब शेयर कर देना है, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे प्रश्न हैं और कैसी व्याख्या है प्रश्नों की, है ना, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फीडबैक आपसे अपेक्षित रहेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।